हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का आज की एनसीईआरटी के सॉल्यूशन की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9 यानी कि कक्षा 9 के आपका जो लोकतांत्रिक राजनीति आपकी बुक है उसका अध्याय 2 देखेंगे, जिसका नाम है लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, यानी कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। इसके सभी यहाँ पे पाठ्य पुस्तक से जितने भी प्रश्न उत्तर हैं वो सारे डिस्कस करेंगे और डिटेल में आप लोगों को मैं समझाऊंगा इन क्वेश्चंस को, जिससे आप लोगों को वीडियो देखते ही देखते आप लोगों को याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और वीडियो इस प्रकार की अगर आप लोगों को डेली बेसिस पे देखनी है, एनसीईआरटी की किसी भी क्लास का किसी भी सब्जेक्ट का आपको सॉल्यूशन चाहिए बिल्कुल फ्री में, तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। तो अब देर नहीं करते, चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ 4 देशों के बारे में कुछ सूचनाएं हैं। इन सूचनाओं के आधार पर आप इन देशों का वर्गीकरण किस तरह से करेंगे। इनके सामने लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक और पक्का नहीं है आपको लिखना है। यहाँ पे 4 देशों के बारे में लिखा गया है। 4 कथन है, देश क, देश ख, देश ग, देश घ। इसमें से आपको बताना है कौन सा यहाँ पे देश है जो अलोकतांत्रिक है, कौन सा लोकतांत्रिक है, और किसके बारे में आप कुछ कह नहीं सकते, इसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है। तो पहला यहाँ पे देखिए, देश क के बारे में देखते हैं। जो लोग देश के आधिकारिक धर्म को नहीं मानते उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है। यानी कि यहाँ पे किसी धर्म के आधार पर किसी जाति समूह को, किसी व्यक्ति समूह को वोट डालने का अधिकार दिया जा रहा है या फिर नहीं दिया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, आप सिंपल सा बता सकते हैं, ये देश आपका अलोकतांत्रिक होगा। यहाँ पे लिख भी दिया है मैंने, क यहाँ पे अलोकतांत्रिक है, ख आपका पक्का नहीं है, ग आपका लोकतांत्रिक है, घ आपको अलोकतांत्रिक है। लेकिन यहाँ पे मैं समझाते चलूँगा आप लोगों को, जिससे आप लोगों को आंसर क्या देना है वो समझ में आता रहे। अब दूसरा देखेंगे, देश ख जो है, एक ही पार्टी बीते 20 वर्षों से चुनाव जीतती आ रही है। तो चुनाव जीत रही है, इसका मतलब है कि यहाँ पे कह सकते थे कि लोकतंत्र है, लेकिन यहाँ पे एक ही पार्टी 20 वर्ष से चुनाव जीत रही है, तो ऐसा भी तो नहीं है कि एक ही पार्टी जीते, इसलिए यहाँ पे कुछ कह नहीं सकते। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, यानी कि ये पक्का नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, पक्का नहीं है। तीसरा देखेंगे, देश ग के बारे में, पिछले 3 चुनावों में शासन दल के पराजय का मुँह देखा है। यानी कि यहाँ पे आपका एक शासन दल है, शासक दल है, और एक आपका विपक्ष है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 चुनावों से शासक दल के पराजय का मुंह देखना पड़ा। यानी कि जो विपक्ष है वो 3 बार से लगातार जीत रहा है। यानी कि यहाँ पे पक्ष और विपक्ष दोनों है, जहाँ पे पक्ष और विपक्ष दोनों हो वो क्या कहलाता है, लोकतांत्रिक देश कहलाता है। यानी कि यहाँ पे क्या है, ग आपका लोकतांत्रिक देश है। घ है देश घ, यहाँ स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है। तो सिंपल सी बात है, जब चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से नहीं है तो यहाँ पे अलोकतांत्रिक देश है ये। यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे क ख ग घ लिख दिया गया है। पहला अलोकतांत्रिक, दूसरा पक्का नहीं है, तीसरा लोकतांत्रिक, चौथा अलोकतांत्रिक। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पे देखिए, यहाँ 4 अन्य देशों के बारे में कुछ सूचनाएं दी गई हैं। इन सूचनाओं के आधार पर आप इन देशों का वर्गीकरण किस तरह से करेंगे। इनके आगे लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक और पक्का नहीं है लिखना है। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे कथन अलग अलग है। यहाँ पे 4 कथन अलग दिए गए हैं। तो देश जो है, संसद सेना प्रमुख की मंजूरी के बिना सेना के बारे में कोई कानून नहीं बना सकती। यानी कि यहाँ पे जो संसद है वो सेना प्रमुख की मंजूरी के बिना कोई यहाँ पे नियम कानून नहीं बना सकती। यानी कि संसद अगर खुद से फ्री है नियम कानून बनाने के लिए तब तो वो लोकतांत्रिक होगा, लेकिन यहाँ पे सेना के मतलब डिसीजन से आप कोई भी कानून बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, तो ये आपका अलोकतांत्रिक देश हो गया। जैसे आपका बगल वाला पड़ोसी मुल्क, आतंकवादी वाला देश पाकिस्तान। दूसरा यहाँ पे ख की बात की जाए, देश छ, संसद न्यायपालिका के अधिकारों में कटौती का कानून नहीं बना सकती। तो यहाँ पे देखिए, संसद जो है वो न्यायपालिका के अधिकारों में कटौती का कानून नहीं बना सकती। बिल्कुल सही है, ये लोकतांत्रिक देश की पहचान है कि संसद आपका न्यायपालिका में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये एक लोकतांत्रिक देश की पहचान है। तो ये आपका देश जो छ है वो लोकतांत्रिक हो जाएगा। ठीक है। फिर ग है देश ज, देश के नेता बिना पड़ोसी देश की अनुमति के किसी और देश से संधि नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल गलत है। अलोकतांत्रिक देश की पहचान है कि हम अपने देश की जो यहाँ पे डिसीजन है वो किसी दूसरे देश की अनुमति से ले रहे हैं। तो ये अलोकतांत्रिक देश की पहचान है। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, लास्ट यहाँ पे है चौथा, देश झ, यहाँ पे देश के अधिक फैसले केंद्रीय बैंक के अधिकारी करते हैं, जिसे मंत्री भी नहीं बदल सकते। तो ये भी एक अलोकतांत्रिक देश की पहचान है। यहाँ पे अलोकतांत्रिक हो जाएगा इसका। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे देखिए, तीसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है और क्यों। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बता दूँ, जो यहाँ पे ये क लिखा गया इसको रिमूव कर दीजिए, ये घ होगा आपका। ठीक है।
तो पहला यहाँ पे लोकतंत्र के लोग खुद को स्वतंत्र और समान समझते हैं। बिल्कुल लोकतांत्रिक देश जैसे भारत में है, इसमें अमीर गरीब ऊंच नीच कोई भेदभाव नहीं होता लोकतंत्र के तहत। तो सभी लोग समान और एक दूसरे से किसी भी प्रकार का यहाँ पे प्रतिबंध नहीं है, स्वतंत्रता है। तो लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र समझते हैं और समान समझते हैं। दूसरा है लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं दूसरों की तुलना में टकरावों को ज़्यादा अच्छी तरह से सुलझाती हैं। बिल्कुल लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं होती हैं वो जब किसी के बीच में टकराव होता है, किसी दो समुदाय के बीच में, किसी दो राज्यों के बीच में, तो उसको सुलझाने का जो तरीका होता है लोकतांत्रिक देशों में व्यवस्थाएं उसकी अच्छी होती हैं। बिल्कुल सही है भी। तीसरा यहाँ पे लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होते हैं। बिल्कुल जो राजतंत्र होते हैं जहाँ पे राजा महाराजा होते हैं वो जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं, जनता के सवालों का जवाब देने के लिए उत्तरदायी नहीं होते। लेकिन लोकतांत्रिक जो सरकारें होती हैं वो जनता के लिए ही होती हैं। तो जनता के लिए ज़्यादा उत्तरदायी कौन होता है? लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं। घ है लोकतांत्रिक देश दूसरों की तुलना में ज़्यादा समृद्ध होते हैं। तो ये हम नहीं कह सकते कि लोकतांत्रिक देश दूसरों की जो राजतंत्र देश है उससे ज़्यादा समृद्ध होगा, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल आप देखेंगे खुद ही आपको पता चल जाएगा। पहले तो इसको घ कर लीजिए। यहाँ पे देखिए लोकतांत्रिक देश दूसरों की तुलना में ज़्यादा समृद्ध होते हैं, यही यहाँ पे लिखा गया है। क्यों लिखा गया है इसके बारे में यहाँ पे देखिए बताया गया है। लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा तर्क नहीं है ये, क्योंकि ऐसा नहीं कह सकते कि लोकतांत्रिक जो देश होते हैं वो राजतंत्र वाले देशों से ज़्यादा समृद्ध होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि भारत जो देश है वो अभी भी लोकतांत्रिक देश है, आप सभी को पता है, लेकिन अभी भी आर्थिक रूप से विकसित हो रहा है। जबकि जो राजतंत्र देश है संयुक्त अरब अमीरात UAE वो आर्थिक रूप से समृद्ध है। तो ये नहीं कह सकते कि जो लोकतांत्रिक देश है वो समृद्ध होगा एज कम्पेयर टू राजतंत्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला होगा। ये आपका लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा यहाँ पे पक्ष तर्क नहीं है। चौथा यहाँ पे इन सभी कथनों में कुछ चीज़ें लोकतांत्रिक हैं जो, तो कुछ चीज़ें यहाँ पे अलोकतांत्रिक। हर कथन में इन चीज़ों को अलग अलग करके लिखिए। तो यहाँ पे 3 यहाँ पे कथन दिया गया, उसमें से आपको बताना है कौन सा लोकतांत्रिक है कौन सा अलोकतांत्रिक, और सभी कथनों में कुछ लोकतांत्रिक चीज़ें हैं कुछ अलोकतांत्रिक हैं। ठीक है। पहला है यहाँ पे एक मंत्री ने कहा कि संसद को कुछ कानून पास करने होंगे जिससे विश्वव्यापक व्यापार संगठनों द्वारा तय नियमों की पुष्टि हो सके। ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल संसद के द्वारा कोई नियम कानून बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे आपका जो ये वाला कथन है मंत्री ने जो कहा था जो कानून पास करने के लिए, तो ये आपका लोकतांत्रिक एक तरीके से हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नियम कानून संसद के द्वारा बन रहा है। और जबकि यहाँ पे दूसरा अलोकतांत्रिक क्या होगा? जिससे विश्व व्यापार संगठनों के द्वारा नियम कानूनों की पुष्टि हो सके। तो ये आपका अलोकतांत्रिक है। हम किसी दूसरे के देशों के किसी अंतर्राष्ट्रीय समूह के नियम कानून की पुष्टि अपने नियम कानून से नहीं कर सकते। तो ये अलोकतांत्रिक है। देखिए संसद को कुछ कानून पास करने होंगे, ये लोकतांत्रिक चीज़ है। और विश्व व्यापार संगठन द्वारा नियमों की पुष्टि हो सके, नियम कानून कोई विश्व व्यापार संगठन आपके देश का नहीं बनाएगा, ये अलोकतांत्रिक हो गया। ख में क्या है? चुनाव आयोग ने एक चुनाव क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान का आदेश दिया जहां बड़े पैमाने पर मतदान में गड़बड़ी की गई। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो है यहाँ पे चुनाव आयोग ने जो दोबारा मतदान केंद्र के लिए दोबारा यहाँ पे आदेश दिया, ये तो आपका लोकतांत्रिक हो जाएगा। और चुनाव में जो बड़े पैमाने पे गड़बड़ी हो गई, ये अलोकतांत्रिकता की यहाँ पे निशानी है। तो यहाँ पे देखिए ये लिखा भी गया है कि चुनाव आयोग ने जो दोबारा मतदान का आदेश दिया ये लोकतांत्रिक है वर्ड, और जो बड़े पैमाने पे यहाँ पे मतदान में गड़बड़ी हुई ये अलोकतांत्रिक है। उसी तरीके से संसद में औरतों का प्रतिनिधित्व कभी भी 1% तक नहीं पहुँचा है। इसी कारण महिला संगठनों ने संसद में 1/3 आरक्षण की मांग की है। तो यहाँ पे देखेंगे लोकतांत्रिक क्या है, इसी कारण जो यहाँ पे बोला गया, इसी कारण महिला संगठनों ने 1/3 आरक्षण का मांग किया, ये क्या है? लोकतांत्रिक मांग है। ठीक है। जबकि यहाँ पे अलोकतांत्रिक क्या है? संसद में औरतों की प्रतिनिधि कभी भी 10% तक नहीं पहुँचा, ये 10% है, यहाँ पे 10% कर लीजिएगा, 10% नहीं पूछा। ये अलोकतांत्रिकता की निशानी है कि यहाँ पे ज़्यादा जो डिसीजंस मेकर हैं वो मेल हैं एज कम्पेयर टू फीमेल। तो यहाँ पे तीनों चीज़ें मैं यहाँ पे लिख के बता दी हूँ आंसर कि लोकतांत्रिक उसमें से क्या है, अलोकतांत्रिक क्या है, उसको आप देख के लिख लीजिएगा। अब 5वां यहाँ पे प्रश्न है, लोकतंत्र में अकाल और भुखमरी की संभावना कम होती है, यह तर्क देने का इनमें से कौन सा कारण सही नहीं है? कि आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कारण सही नहीं है। तो यहाँ पे 4 बताए गए हैं, जिसमें से आपको देखिए विपक्षी दल भूख और भुखमरी की ओर सरकार पर का ध्यान दिला सके, बिल्कुल ये होना चाहिए, ये लोकतांत्रिक है। स्वतंत्र अखबार देश के विभिन्न हिस्सों में अकाल की स्थिति के बारे में खबरें दे सकती हैं, बिल्कुल ये भी लोकतांत्रिक यहाँ पे वर्ड है। सरकार को अगले चुनाव में अपनी पराजय का डर होता है, तो ये भी एक पराजय और जीत और हार आपका लोकतंत्र का ही निशानी है, हमेशा जीतती रहेगी, उसको कोई डर नहीं रहेगा, तो अलोकतांत्रिक हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे चौथा यहाँ पे घ जो है, लोगों को कोई भी तर्क मानने और उस पर आचरण करने की स्वतंत्रता है। तो यहाँ पे
जो घ है इसमें आपका भूखमरी से रिलेटेड लोकतंत्र का जो यहाँ पे कथन है वो उसमें कोई भी रिलेटेड नहीं है यहाँ पे कि लोगों का कोई भी तर्क मानने और उस पर आचरण करने की स्वतंत्रता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि लोग कुछ भी बोलें और सरकार को उसको मानना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये तर्क गलत है आपका। लोकतंत्र में अकाल भुखमरी की संभावना कम होती है इसकी वजह से, ऐसा कुछ नहीं है। यह कहने के लिए तर्क संगत नहीं है कि लोकतंत्र में अकाल भुखमरी की संभावना कम होती है। यह इसलिए कि किसी तर्क को मानने और उस पर आचरण करने व अकाल को दूर करने में परस्पर कोई संबंध नहीं है। वही मैंने बताया ना कि इस कथन का जो है, इस कथन का इस क्वेश्चन से कोई तर्क मिल नहीं रहा है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा घ। छठवां क्वेश्चन है, किसी जिले में 40 ऐसे गांव हैं जहां सरकार ने पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया है। इन गांवों के लोग ने एक बैठक की और अपनी ज़रूरतों की ओर सरकार का ध्यान दिलाने के लिए कई तरीके का विचार किया। इनमें से कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है? आपको बताना है कि इसमें जो कई तरीके अपनाए इस गांव के लोगों ने, उसमें से कौन सा लोकतांत्रिक नहीं है, ये बताना है आपको। तो पहला है, अदालत में पानी को अपने जीवन के अधिकार का हिस्सा बताते हुए मुकदमा दायर किया, ये तो लोकतांत्रिक है। दूसरा है, अगले चुनाव का बहिष्कार करके सभी पार्टियों को संदेश देना, ये भी एक लोकतांत्रिक तरीका है। तीसरा है, सरकारी नीतियों के खिलाफ जनसभाएं, ये भी लोकतांत्रिक तरीका है। और घ है, सरकारी अधिकारियों को पानी के लिए रिश्वत देना। ये तो रिश्वत देना किसी भी लोकतंत्र का हिस्सा नहीं होता, तो ये अलोकतांत्रिक हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा घ, कि रिश्वत, किसी भी पानी के लिए किसी सरकारी अधिकारी को रिश्वत देना। इस क्वेश्चन का आंसर है घ। सातवां क्वेश्चन है, लोकतंत्र के खिलाफ दिए जाने वाले इन तर्क का जवाब दीजिए। तर्क है, ये तर्क का जवाब देना है आपको। पहला है, सेना देश का सबसे अनुशासित और भ्रष्टाचार मुक्त संगठन है, इसलिए सेना को देश का शासन करना चाहिए। इसका तर्क देना है आपको। तो यहाँ पे देखिए नीचे तर्क लिखा गया है, इसको पढ़ते हैं पहले हम। सेना देश की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, किंतु यह लोगों का निर्वाचन नहीं करती है। जैसे सेना किसी भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का चुनाव तो नहीं कर सकती ना, क्यों? ऐसा नहीं है कि वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे अनुशासनशील है और भ्रष्टाचार मुक्त है तो वो देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री या किसी भी नेता का चुनाव करेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए यह लोकतांत्रिक सरकार का गठन नहीं कर सकती। बेशक सेना सबसे अधिक अनुशासित एवं भ्रष्टाचार मुक्त है, बिल्कुल सही बात है। यथापि कोई भी यह गारंटी नहीं दे सकता कि सेना तानाशाह न बन सके, जैसे पाकिस्तान में आप देख सकते हैं। ऐसे शासन के अधीन नागरिकों के सभी मौलिक अधिकार छीन लिए जाएंगे। उदाहरण के लिए जनरल अगस्तो पिनोशे के शासन में के अधीन चिली यहाँ पे है, जो जनता कष्ट यहाँ पे भोग रही है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि सेना भ्रष्ट नहीं है और अनुशासन है उनके अंदर तो वो देश चलाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेना अपनी जगह पे है और देश अपनी जगह पे है। दूसरा यहाँ पे कथन तर्क है, बहुमत के शासन का मतलब है भूख और अशिक्षित का राज। हमें तो होशियारों की ज़रूरत है, भले ही उनकी संख्या कम क्यों ना हो। तो यहाँ पे इसका तर्क दिया गया है, कुछ लोग कुछ सीमा तक समझदार हैं। सार्वभौम वयस्क मताधिकार सिद्धांत के अनुसार हमारे देश में 18 वर्ष की आयु से सभी लोग को मतदान करने का अधिकार है। समाज के कुछ वर्गों की अनदेखी करना अनुचित नहीं है। तो यहाँ पे ये बताया गया कि जो समझदार लोग हैं सिर्फ उन्हीं को मतदान करने का अधिकार है, ऐसा नहीं। जो 18 वर्ष, हमारे देश का लोकतांत्रिक देश का ये तरीका होता है कि अगर जैसे भारत का है कि 18 वर्ष के ऊपर की कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, जनजाति का हो, किसी भी जगह का हो, भारत के किसी भी स्टेट का हो, सभी को यहाँ पे मतदान करने का अधिकार है। और ग यहाँ पे जो कथन है, अगर आध्यात्मिक मामलों में मार्गदर्शन के लिए हमें धर्म गुरुओं की ज़रूरत होती है तो उन्हीं को राजनीतिक दलों की यहाँ पे मामलों में मार्गदर्शन का काम क्यों नहीं सौंपा जाए। देश पर धर्म गुरुओं का शासन होना चाहिए। तो इसके बारे में यहाँ पे देखिए बताया गया है, इसका तर्क दिया गया है। तीसरा कथन खतरनाक है, राजनीति में धर्म को शामिल करने से गंभीर विवाद पैदा हो सकते हैं, क्योंकि भारत जैसे कई धर्मों के देशों में अपनी विचारधाराओं में पारस्परिक मतभेद होने के कारण जो धर्म गुरु हैं विनाश का कारण बन सकते हैं। विश्व इतिहास में अभी तक किसी भी धार्मिक नेता द्वारा चलाई जा रही सरकार सफल सिद्ध नहीं हुई है। धर्म को किसी भी देश के राजनीतिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए, ये तर्क यहाँ पे दिया गया है। तो बिल्कुल सही बात है। 8वां क्वेश्चन है, इनमें से किन कथनों को आप लोकतांत्रिक समझेंगे और क्यों? तो यहाँ पे देखिए, क है, बेटी से बाप कह रहा है, मैं शादी के बारे में तुम्हारी राय सुनना नहीं चाहता। हमारे परिवार के बच्चे वही शादी करते हैं जहां माँ बाप तय करते हैं। तो ये आपका सिंपल सा देख सकते हैं आप कि अलोकतांत्रिक है। यहाँ पे देखिए लिखा भी गया है। पहला कथन अलोकतांत्रिक है क्योंकि लड़की को उसकी अपनी शादी के बारे में राय व्यक्त करने के अवसर से वंचित किया जा रहा है। यह कथन लोकतंत्र के सापेक्ष नहीं है, क्योंकि बेटी को अन्य लोगों के द्वारा की जो इच्छाएँ हैं उसके विरुद्ध शादी करने के लिए यहाँ पे बाध्य किया जा रहा है।
उस लड़की को अपने पति के साथ पूरा जीवन गुजारना है, इसलिए अपना पति चुनने के लिए उसे पूरी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। दूसरा क्या है कथन यहाँ पे, छात्र ने शिक्षक से कहा कक्षा में सवाल पूछकर ध्यान मत बटाओ। ठीक है, छात्र से शिक्षक कह रहा है कि आप प्रश्न पूछ रहे हो तो जिससे क्लास का ध्यान भटक रहा है, तो ये भी एक लोकतांत्रिक तरीका नहीं है, अलोकतांत्रिक तरीका है। शिक्षक से छात्र कितना भी क्वेश्चन पूछे वो स्वतंत्र रूप से उसका जवाब देना चाहिए उसको। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है, दूसरा कथन अलोकतांत्रिक है क्योंकि छात्र को प्रश्न पूछकर अपना संशय दूर करने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। यह अलोकतांत्रिक नहीं होगी यदि कोई छात्र अपने अध्यापक से प्रश्न करे। अगर प्रश्न कर रहा तो वो कोई अलोकतांत्रिक तरीका नहीं है, बिल्कुल सही है, होना ही चाहिए। सबसे अच्छी चीज़ तो एक अध्यापक कर सकता है वह यह है कि छात्रों के कहे कि कक्षा समाप्त होने के उपरांत बच्चों से प्रश्न पूछे और उसका उत्तर दिया जाना चाहिए, किंतु उसे छात्रों के प्रश्नों को उत्तर देने में कठिनाई हो रही है, इसलिए कथन अलोकतांत्रिक है। ग क्या है, अधिकारियों के से कर्मचारी कह रहे हैं हमारे काम करने के घंटे कानून के अनुसार कम किए जाने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कानून की बात की जा रही है, तो यहाँ पे लोकतांत्रिक ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे काम करने के घंटे कम कर दीजिए, ऐसे ही कानून के तहत बोल रहे हैं। तो ये लोकतांत्रिक तरीका है क्योंकि यह ऐसे नियम या कानून की मांग कर रहे हैं जो कर्मचारियों के लिए लाभप्रद हों। कर्मचारी सदैव ही कानूनी मानकों के अनुसार अपने अधिकार से किसी चीज़ का अनुरोध या मांग कर सकते हैं, अतः यह लोकतांत्रिक मूल्य के सापेक्ष है। 9वां कथन, 8वें का ये तीसरा कथन लोकतांत्रिक है। 9वां क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे आप, एक देश के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर गौर करें और फैसले करें कि आप इसे लोकतांत्रिक कहेंगे या नहीं। अपने फैसले के पीछे के तर्क भी आपको बताना है। यहाँ पे क ख ग घ अंग यहाँ पे 5 दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से लोकतांत्रिक है इसको कहेंगे या नहीं कहेंगे। तो पहला यहाँ पे देश के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है और चुनाव नियमित रूप से होते हैं, तो ये लोकतांत्रिक तरीका है, बिल्कुल सही तरीका है। यहाँ पे अभी मैं नीचे आंसर दिखाऊंगा। दूसरा है देश के अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से ऋण लिया, ऋण के साथ यह भी एक शर्त जुड़ी थी कि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पर अपने खर्च में कमी करेगी। तो यहाँ पे बिल्कुल ये यहाँ पे लोकतंत्र नागरिकों की गरिमा में बढ़ोतरी करता है। एक लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों के कल्याण के लिए कार्य करती है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर खर्च में कमी करना लोगों के लिए कल्याणकारी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए इसे देश का लोकतांत्रिक देश नहीं कहेंगे ऐसे कथन को। और ये क्या हो जाएगा, इससे लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। तो ये ग क्या है, जो ख क्या था, ये आपका अलोकतांत्रिक कहेंगे इसको हम। ग क्या है, लोग 7 से ज़्यादा भाषाएं बोलते हैं पर शिक्षा का माध्यम सिर्फ एक भाषा है जिसे देश में 52% लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ग क्या है, हिंदी के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे राष्ट्रभाषा एक भाषा हो सकती है क्योंकि ऐसी चीज़ व्यापक स्तर पर राष्ट्रीय एकता लाती है, किंतु अन्य भाषाओं को भी उनके संबंधित क्षेत्र में प्रोत्साहन करना चाहिए। ऐसे विचार के लिए ही है यहाँ पे। अगर ये इस तरीके से कर रहे हैं तो ये लोकतांत्रिक नहीं होगा, अलोकतांत्रिक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, यानी कि ये अलोकतांत्रिक नहीं है, कह सकते हैं। घ है, सरकारी नीतियों का विरोध करने के लिए अनेक संगठनों ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन करने और देश भर में हड़ताल करने का आह्वान किया है। सरकार ने उनके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। तो बिल्कुल ये कह सकते हैं आपका अलोकतांत्रिक है। यहाँ पे 3 ही आंसर लिखा है मैंने, ये अलोकतांत्रिक है। किसी भी हड़ताल कोई कर रहा है स्वतंत्र रूप से, या फिर कोई यहाँ पे तानाशाही नहीं कर रहा है, तोड़फोड़ नहीं कर रहा है, शांत रूप से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहा है, तो उसको उनके नेताओं को गिरफ्तार करना ये लोकतंत्र का पहचान नहीं है, अलोकतांत्रिक पहचान है यहाँ पे। और लास्ट में जो 5वां है, देश के रेडियो और टेलीविज़न चैनल सरकारी हैं। सरकारी नीति और विरोध के बारे में खबर छापने के लिए अखबारों को सरकार से अनुमति लेनी होती है। तो ये भी अलोकतांत्रिक यहाँ पे तर्क दिया गया कथन है। अब यहाँ पे देखेंगे आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन है। अमेरिका के बारे में 24 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वहाँ के समाज में असमानता बढ़ती जा रही है। आमदनी की असमानता लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विभिन्न वर्गों की भागीदारी घटने बढ़ने के रूप में भी सामने आई है। इन समूहों की सरकार के फैसले पर असर डालने की क्षमता भी इससे प्रभावित हुई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, यहाँ पे देखिए बताया गया है। यहाँ पे पहले रिपोर्ट पढ़ेंगे। सन 24 में एक औसत अश्वेत परिवार की आमदनी $9 थी, जबकि गोर परिवार की आमदनी $162 थी। पहले देखिए कितने अंतर है, $9 ब्लैक पीपल की और जो वाइट पीपल उनकी $162। औसत गोरे परिवार के पास अश्वेत परिवार से 12 गुना ज़्यादा संपत्ति थी। यहाँ पे असमानता है। राष्ट्रपति चुनाव में $75 से ज़्यादा आमदनी वाले परिवारों के प्रत्येक एक में से 9 को वोट डालने थे।
सही लोग आमदनी के हिसाब से समाज के ऊपरी 2% में आते हैं। दूसरी ओर $15 से कम आमदनी वाले परिवारों के प्रत्येक 10 में से सिर्फ 5 लोगों ने ही वोट डाले। आमदनी के हिसाब से ये लोग अपने निचले 2% हिस्से में आते हैं। तीसरा, यहाँ पे राजनीतिक दलों का करीब 95% चंदा अमीर परिवारों से यहाँ आता है। इससे उन्हें अपनी राय और चिंताओं से नेताओं को अवगत कराने का अवसर मिलता है। यह सुविधा देश के अधिकांश नागरिकों को उपलब्ध नहीं है। इसमें अगला है, जब गरीब लोग राजनीति में कम भागीदारी करते हैं तो सरकार भी उनकी चिंताओं पर कम ध्यान देती है। गरीबी दूर करना, रोजगार देना, उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास की व्यवस्था करने पर उनका ध्यान नहीं दिया जाता जितना दिया जाना चाहिए। राजनेता अक्सर अमीरों और व्यापारियों की चिंताओं पर ही नियमित रूप से गौर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए उसका उत्तर, यहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई हैं। इनमें कोई विवाद नहीं है। गरीबी व लोकतंत्र पर सीधा एक गहरा प्रभाव पड़ता है। एक अश्वेत परिवार किसी श्वेत परिवार के मुकाबले बहुत कम कमाता है, इसलिए उनकी कमाई में असमानता उनके मतदान पैटर्न में साफ झलकती है। राष्ट्रपति के चुनाव में $75,000 का या इससे अधिक की आय करने वाले 10 में से 9 लोगों ने मतदान किया, जबकि $15,000 से कम आय वाले 10 में से 5 लोगों ने मतदान किया। इतना ही नहीं, उनकी आय में अंतर से सरकार द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों को भी प्रभाव यहाँ पे पड़ता है, क्योंकि राजनीतिक दलों के लिए दिए जाने वाले चंदे का 95% प्रतिशत अमीर लोग से आता है। इसलिए वे राजनीतिक दलों के निर्णयों को प्रभावित करने के लिए अधिकतर कम आय वाले नागरिकों की अपेक्षा बेहतर स्थिति में होते हैं। क्योंकि गरीब लोग राजनीति में कम भाग लेते हैं, इसलिए सरकार इनकी ओर इनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, निवास की समस्या तथा भुखमरी की ओर कम ध्यान देती है। विभिन्न राजनेताओं द्वारा निर्मित सरकार व्यापार या समाज के अमीर वर्गों के बारे में चिंतित रहती है। अमेरिका की तरह भारत में भी विभिन्न राजनीतिक दल अमीर लोगों की समस्याओं पर अधिक ध्यान देते हैं, जो कि उनको दिए जाने वाले चंदे की राशि का अधिकतर भाग उन्हीं से आता है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन आंसर समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और डेली बेसिस पे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। एनसीईआरटी के किसी भी क्लास का किसी भी सब्जेक्ट का आपको सोल्यूशन चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों की वीडियो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचा दूंगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।